हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा चैप्टर कौन सा है। विश्व की जलवायु एवं जलवायु में परिवर्तन, इसके बारे में देखेंगे। विश्व की जलवायु और जलवायु में परिवर्तन, चैप्टर नंबर 12। इससे पहले 11 अध्याय हम लोग कर चुके हैं। क्लास 11 का हमारा भूगोल चल रहा है। इससे पहले 6 से 10 तक का भी भूगोल हम लोग कर चुके हैं, है ना। और हिस्ट्री और साइंस पूरा आपका हो चुका है एनसीईआरटी का, तो उसको जाकर देख लीजिए। हिस्ट्री और साइंस से मतलब है, हिस्ट्री तो आपका पूरा कक्षा 12 तक है 6 से, और साइंस आपका ओनली 6 से 10 तक का है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपटीशन एग्जाम में ओनली 10 तक का ही साइंस पूछा जाता है आपका, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एनसीईआरटी का, तो उसको जाकर देख लीजिए। एमसीक्यू भी डले हुए हैं तो उसको कर लीजिए। और देखिए आगे एक और बात ये है आपकी कि फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम तीनों जगह जाके फॉलो कर लीजिए। चैनल का लोगो लगा हुआ है और आपका अपना स्टडी अड्डा नाम से तीनों जगह पे आपकी जो है अकाउंट बने हुए हैं। इसमें ही रहेगा कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ना बने या कुछ पूछना हो तो आप आराम से मैसेज कर सकते हैं उधर पे। और टेलीग्राम का आपका ये है कि टेलीग्राम जो है, ये मैं जो आपको कुछ भी PDF बनाऊंगी, डालूंगी, MCQ अभी करवाऊंगी, इसमें गूगल के MCQ करवाने हैं, पैट की क्लासेस स्टार्ट करनी है, MCQ की, पैट की, है ना, सॉरी पैट की एग्ज़ाम अभी आने वाली है आपकी, तो उसकी क्लास स्टार्ट करनी है। तो इसका जो सारा कुछ PDF वगैरह रहेगा वो आपको टेलीग्राम से ही मिलेगा। और तीनों का अगर देखिए, पहली बात तो आप सर्च कर लीजिए। अगर सर्च नहीं होता है, देखिए जगह आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, गूगल पे, तो गूगल पे फ्रंट नंबर पे यही चीज़ें आती हैं। आप डाल रहा हूँ उसमें आपका अपना स्टडी अड्डा गूगल पे, है ना। तो गूगल पे आपको डायरेक्ट जो है क्या मिलता है, यही सब नाम मिलते हैं। देखना 1 मिनट के लिए मैं डालूँ इसमें, देखिए इधर पर, देखना आपका अपना स्टडी अड्डा, देखिए इधर पर यही आई वीडियो, सबसे पहले यूट्यूब वीडियो आ गई, है ना। तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इंस्टाग्राम ID ये दिखा दी इन लोगों ने, इंस्टॉल लिखा हुआ है, यूट्यूब इंस्टॉल, सॉरी। ये देखिए फेसबुक का दिया हुआ है, और ये देखिए इधर पर डायरेक्ट आपका इंस्टाग्राम का कल्पना नायक 76 नाम से दिया हुआ है ना। तो और कोई चैनल नहीं आता, यही चैनल आता है डायरेक्ट गूगल पे सर्च करने से। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा गूगल पे सर्च, और आराम से इसको हर जगह से फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए फ़ायदा है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, है ना। और टेलीग्राम पे क्या करेंगे आप लोग, तो टेलीग्राम पे आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे। चलिए अब हम वापस चैप्टर पर चलते, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहद उपगमनों द्वारा किया गया है। वे हैं कौन कौन से हैं? अनुभविक, जननिक और आपका क्या है, अनुप्रयुक्त। अनुभविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। किससे? तापमान से। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उसके कारणों के आधार पर संगठित। जननिक क्या है? मतलब जहाँ से उसका जनक मतलब जहाँ से जन्म हुआ है। तो जननिक वर्गीकरण जलवायु को उसके कारणों के आधार पर, ठीक है, कि किस कारण से हुआ है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब देखिए कोपेन की जलवायु, कोपेनहेगन आपका एक कोपेनहेगन शहर है, ठीक। तो कोपेनहेगन आपको क्या करना है, आपको मैप पे इसको सर्च करना है और देखना है कि ये आखिर है कहाँ। तो देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति क्या अपनाई गई? बी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन देखिए यहाँ पे शहर का नाम नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। हो सकता है उसी वैज्ञानिक के नाम पर वहाँ पे कोपेन शहर होगा, हो सकता है ऐसा, वहाँ के उसका तो इतिहास हमें नहीं पता, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की है। इन्होंने बताया कि जलवायु और वनस्पति एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान, वार्षिक एवं मध्यमान, मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक अनुभविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। ये चीज़ें रही हैं। अब इसमें क्या है, आगे देखेंगे। अब इसमें क्या है,
कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए हैं, देखते हैं, जिनमें से 4 तापमान और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं की सारणी दी हुई है। चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो आपका चैप्टर है पूरा का पूरा जब आप देखेंगे तो इसमें आपको बार बार मैप देखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो को पुश कर करके उसको मैप देखिएगा, वीडियो को लॉक कर दीजिएगा, फिर मैप देखिएगा कि आखिर इसमें क्या बताया गया है, फिर चलाएगा, फिर मैप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इधर तो मैं आपको आल टोटली तरीके से मैप नहीं समझा पाऊंगी, है ना। बोर्ड होता तो वो बात अलग कि आप पूरा मैप बना दो, ड्रॉ कर दो, उसके बाद समझा दो। चलिए ठीक है। ये देखिए क्या है, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश किस प्रकार से हैं। एक है उष्णकटिबंधीय, जो आपका विषुववृत्त के पास पाया जाता है। शुष्क जलवायु पाई जाएगी। तीसरे में आपकी कोष्ठ शीतोष्ण शीतल हिम वन जलवायु, शीत और उच्च भूमि जलवायु। देखिए उष्णकटिबंधीय कहाँ पाया जाएगा, तो आपका सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। उस क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा, हर महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, है ना। शुष्क जलवायु देखिए क्या है, वर्षण की तुलना में विभव बाष्पीकरण की अधिकता मिलेगी शुष्क जलवायु में आपको, है ना। वर्षा नहीं मिलेगी, ज़्यादा बाष्पीकरण मिलेगा। कोष्ण शीतोष्ण, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान कितना मिलेगा, 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक, किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु, है ना। शीतल हिम वन जलवायु, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 नीचे मिलेगा, 3 डिग्री नीचे से नीचे, है ना, 3 डिग्री सेल्सियस से। शीत, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से हमेशा कम रहेगा, तो इधर पर शीत जलवायु रहेगी। उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत, वैसे नॉर्मल शीत टेम्परेचर के कारण, या फिर आप बात करें अक्षांश के कारण, लेकिन एक ऊंचाई के कारण भी होता है, तुंगता के कारण भी शीत होता है। जैसे आप बात करें, देखिए हम एक ही अक्षांश पे हैं, तो अगर बात करें आप समतल मैदान में रहेंगे तो समतल मैदान में भी आपको ठंडक मिलेगी, लेकिन या तो सर्दियों के महीने में, है ना। और अब देखिए वही चीज़ अगर आप हिमालय पर्वत की बात करें तो यहाँ अक्षांश के कारण ठंडक नहीं है, बल्कि ऊंचाई के कारण है। क्षोमंडल में ऊंचाई के जाने पर तापमान नीचे गिरता है, इसके कारण है ना। चलिए देखिए अब इसमें आगे देखेंगे, बड़े अक्षर ABCD ये चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि ABCD, इन लोगों ने कुछ ऐसे अक्षर रखे हुए हैं निरूपित करने के लिए, ये दिए हुए हैं। इसको हम इंग्लिश में एक बार देख लेंगे, है ना। तो इसका ये पूरा दिया हुआ है, इसको आप लोग इतना देखना। और इसके जो इंग्लिश वर्जन है इसका, उसमें इंग्लिश मीडियम की बुक में दिया हुआ है, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इनका फुल फॉर्म क्या है। कूट अक्षरों का ये जो अक्षर दिए हुए हैं इंगित करने के लिए, देख लेते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है एक बार, तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये पेज देखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम की बुक का है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि देखने से पता चल जाए। ट्रॉपिकल बैट AF, है ना। नो ड्राई सीजन, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल बैट एंड ड्राई, ये आपका जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए यूज किया गया है। B आपका ड्राई क्लाइमेट के लिए। इस प्रकार से आपका ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल से, ताकि ये फुल फॉर्म आपको समझ में आ जाए, लेटर जो कोड दिए हुए हैं कोड समझ में आ जाए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब फिर से हिंदी मीडियम वाली बुक पे चलते हैं। तो इसकी सारी कुछ की इंग्लिश लिखी हुई थी, चलिए देखिए आगे। इधर से देखिए, अब समूह A उष्णकटिबंधीय जलवायु इसमें दी हुई है, इसके बारे में देखते हैं। ये दिए हुए हैं, इसके 3 प्रकार, अंदर के प्रकार दिए हुए हैं। उष्णकटिबंधीय, ऐसे उष्णकटिबंधीय जलवायु फिर 3 भागों में बांटी गई है, तो इसको एक एक करके देखेंगे। तो समूह A का देखिए कि क्या दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। तो पहले भी बता रखा है कि उष्ण क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलेगा। तो जैसे कि आप पृथ्वी, बीच में रहेगा आपका विषुववृत्त, इसके इधर पे 23.5 मान लीजिए कर्क, ऊपर नीचे मान लीजिए मकर है नीचे, ठीक है। मकर 23.5 दक्षिण, उत्तर दक्षिण। तो ये वाला जो क्षेत्र दिया हुआ है, ये ग्रीन कलर से देख लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र दिया हुआ है इसी को तो हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और इसमें जो जलवायु क्या बोलेंगे इसको, उष्णकटिबंधीय जलवायु। चलिए इसको आगे देखिए इधर से। संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति यहाँ पर रहती है, यानी संपूर्ण वर्ष यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति रहती है। उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु कैसी रहती है, उष्ण और आर्द्र रहती है। गर्म और आर्द्र, यानी आर्द्रता ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि
यहाँ पे जलवाष्प ज़्यादा रहता है सूर्य की रोशनी के कारण। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम मिलता है। वार्षिक तापांतर, ताप में अंतर, वार्षिक तापांतर से मतलब है कि सर्दी गर्मी या फिर आप बात करें बारिश का मौसम, अलग अलग ना आके टेम्परेचर लगभग लगभग समान रहता है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकार से बांटा गया है। इसके नाम दिए गए थे ऊपर। एएफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, अब एएफ का फुल फॉर्म देख लेना है ना। एएम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, और एडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। कौन से में? इस वाले में। अब देखिए तीनों एक एक अलग अलग करके देखिए दिए हुए हैं आपके ये वाले तीनों। इधर से देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ पाई जाएगी। तो देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के पास पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका तथा अमेजन बेसिन। अब ये वाला जो है आपको देखना पड़ेगा कि मैप देखिए दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, इसके बाद अमेजन बेसिन यानी अमेजन का पूरा जो जाल फैला हुआ है अमेजन नदी का वो कितना बड़ा है। तो इस क्षेत्र में आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के, उधर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु मिल जाएगी है। तो अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका वाला क्षेत्र, फिर आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र, इतना ये सारे क्षेत्र आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में आते हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य रहता है। तापमान जो है हमेशा ऊंचा रहता है, क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी। वार्षिक तापांतर ना के बराबर रहता है, नगण्य रहता है। किसी भी दिन अधिकतम कितना तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 रहता है। 20 से नीचे नहीं जाती हैं, 20 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे। यानी सर्दी कहाँ ही पड़ेगी, सर्दी तो आपकी 10 के आसपास, 10 नीचे और इससे आएगा, है ना। इस जलवायु में सघन बितान मीन्स बड़े बड़े वृक्ष। जलवायु में सघन बितान क्यों पाए जाती हैं? एक तो बारिश अच्छी खासी होती है आर्द्रता के कारण, दूसरी बात धूप अच्छी खासी रहती है। तो पौधों को क्या चाहिए? एक तरफ धूप चाहिए, एक तरफ बारिश चाहिए, पानी चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े सघन बितान वृक्ष रहते हैं। बितान मतलब वृक्ष। व्यापक जैव विविधता मिलेगी। जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। सदाहरित रहते हैं, झड़ते बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि बारिश बराबर रहनी है और आर्द्रता बराबर रहनी है। और जैव विविधता क्या होती है? व्यापक, बहुत बड़ी मात्रा में जैव विविधता, यानी तरह तरह के जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे, तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। इसी को कहते हैं जैव विविधता, बहुत ज्यादा विविधता। आगे देखिए, आगे उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। अब देखिए मानसून का देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका की, इसको देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाएगी, दक्षिण अमेरिका में पाई जाएगी, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी। ये जो जगह दी हुई है इसको आप मैप करते जाइए, क्योंकि यहाँ में मैप नहीं है, यहाँ सिर्फ पढ़ के बताया जा रहा है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क रहती है। सर्दियों की ऋतु कैसी रहती है? बारिश वाली नहीं रहती है। जलवायु किस प्रकार का विस्तृत जलवायु विवरण भौतिक विज्ञान में, इसमें भौतिक पर्यावरण में दिया हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। चलिए आगे तीसरा पार्ट देखिए इसका, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। देखिए इसको, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। प्रदेशों के इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। इसके फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपको पीडीएफ दिखाई हुई है, उसकी आप लोग देख लेना। मैंने सारे इसके जो है नहीं रट के रखे हुए हैं, आप उसको देख लेना आराम से बुक से। विस्तृत एडब्ल्यू जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के भवनों के उत्तर और दक्षिण में, बोलीविया और पराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान तथा मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाए जाते हैं। तो ये पराग्वे, ब्राजील, आपका सूडान वगैरह ये सब चीज़ें, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ हैं, तो आपको मैप में पता होने चाहिए कहाँ हैं, जिससे आपको आराम से अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर जलवायु कैसी होगी। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा एएफ तथा एएम जलवायु प्रकारों की अपेक्षा अधिक, काफ़ी कम और विचरणशील है। आर्द्र ऋतु छोटी एवं शुष्क ऋतु भीषण व लंबी ऋतु होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती हैं।
नीचे घास रहेगी, कुछ पेड़ ऊपर की साइड निकल जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए घास है, कुछ पेड़ ऐसे लंबे लंबे ऊपर की साइड निकल गए। अब इन्हों ऊपर छाती की तरफ फैल गए तो इनका जो पेड़ों का बितान है ये फैला हुआ, ये नीचे की घास को क्या करता है, ढक देता है। शुष्क जलवायु देखिए, सूखी जलवायु कहाँ कहाँ मिलेगी। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है, जहाँ बहुत कम बारिश हो रही हो, जैसे थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है ना, जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जो पेड़ पौधे हैं उनको उतने जल में कुछ नहीं होगा और जल चाहिए, तो यहाँ पर रहती है शुष्क जलवायु। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो विषुवत से 15 से 60 उत्तर दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 से 60 अगर आप बात करें, इसके बाद तो 60 के बाद तो क्या रहेगा, आपको ठंडक ही मिलेगी। वहाँ पे तो सूरज की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं 66.5 के बाद बिल्कुल से, है ना, तो वहाँ पे तो बर्फ जमी मिलने लगेगी। 15 से 60 डिग्री सेल्सियस के मध्य उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 से 30 के निम्न अक्षांशों से उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देता है। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र, विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत और तटीय भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 60 उत्तर और दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहाँ पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुँच पाती हैं। आगे देखिए, शुष्क जलवायु को स्टेपी घास के मैदान है, स्टेपी तथा आर्द्र शुष्क जलवायु और मरुस्थल जलवायु में विभाजित किया जाता है। इसे आगे 15 से 35 अक्षांशों के बीच उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल में बांटा गया है। फुल फॉर्म आप लोग खुद से देखिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था आपको। 35 और 60 अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में विभाजित किया गया है। आगे देखिएगा क्या है, उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशील होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है, यानी नमी पैदा नहीं कर पाती है। ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान कितना था, 58 सेल्सियस दर्ज किया गया था। बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। देखिए, कोष्ण शीतोष्ण यानी मध्य अक्षांशीय जलवायु। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण। भूमध्य सागरीय आर्द्र कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु और पश्चिमी समुद्री तटीय जलवायु। चलिए देखिए आगे, इस चैप्टर में ये जो दी गई हैं जलवायु, इसको आपको क्या करना है, ओनली आपको क्या करना है, मैप देखना है। तो अब मैं इसको बताऊंगा आपको कि आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट इधर से कुछ का, है ना, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, पढ़ने से कुछ मतलब बनेगा नहीं। और आपको देखना पड़ेगा मैप के एशिया कहाँ है, एशिया का पूर्वी तट कहाँ है, पश्चिमी तट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, इसको देख लेना। देखिए हैं, ध्रुवीय जलवायु देख लीजिए, टुंड्रा जलवायु, हिमटोप जलवायु, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। उच्च भूमि जलवायु। अब देखिए जलवायु परिवर्तन देख लेते हैं हम लोग। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं
वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। 10,000 साल से लगातार ऐसी जलवायु चल रही है जैसे हम आज देख रहे हैं। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। हमेशा जलवायु में परिवर्तन होता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। भू आकृतिक लक्षण विशेषता ऊंचाई तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा के लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। यानी बताते हैं कि 8,000 वर्ष अगर पहले आप देखें तो जो राजस्थान है वहाँ पे जंगल हुआ करता था बढ़िया हरा भरा वाला, है ना। ईसा से 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई हड़प्पा सभ्यता से। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैरेबियन, आर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लेस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। देखिए जो आज का हिमयुग है ये कब हुआ? 10,000 वर्ष पूर्व। आगे अभिनव पूर्व काल में जलवायु। सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश बताया गया है इधर पे। इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है साहेल प्रदेश। 1967 से 1977 के दौरान यहाँ आया विनाशकारी सूखा, ऐसा ही एक परिवर्तन है। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 12वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे। यूरोप ने सन 1550 से 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव किया हुआ है। 1850 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घट चुकी है जलवायु परिवर्तन के कारण। देख लेते हैं चैप्टर कितना हुआ है, कितना रह गया है। अभी तो चैप्टर आपको बहुत सारा है, चलिए इसको आगे देखते हैं। वर्तमान जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं, बहुत सारे हैं। इन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत कर दिया जाएगा। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौर निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं। सौर कलंक मतलब सूर्य पर काले धब्बे, जो चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण एवं शुष्क दशाएं होती हैं, यद्यपि ये खोजें आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत आपका मिलेगा आपको मिलेंचकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य तप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारक है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं। एरोसोल अगर आपने साइंस पढ़ा हो ना तो आपको एरोसोल पता होगा, नहीं पढ़ा तो जाके उसको पढ़िएगा। और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर्य विकिरण को कम कर देता है। सौर्य यानी सूर्य के विकिरण को। हाल ही में हुए
पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद, यानी इनका फटने के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया है। आगे देखिए, जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना सांद्रण का है। जैसे भूमंडलीय ऊष्मन होता है, ग्रीन हाउस गैस है, जिससे आपका क्या रहेगा, भूमंडलीय ऊष्मन होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, भूमंडलीय ऊष्मन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो ये ग्रीन हाउस से ही होता है आपका, ग्रीन हाउस गैसों से। भूमंडलीय ऊष्मन, वो ग्लोबल वार्मिंग देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यापार करता है, ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है, व्यापार नहीं व्यवहार, वायुमंडलीय बिहेवियर करता है। ठीक है, वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का परेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। यानी ऊपर से जो तरंगें आती हैं, जो सौर का विकिरण आ रहा है, तो क्या करता है, वायुमंडल इसको आने तो देता है, लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनको बाहर नहीं जाने देता है वापस, है ना। तो जब वापस नहीं जाने देता है तो नीचे क्या बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनेगा, गर्माहट भी बढ़ती है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। रुकता है किसी न किसी कारण, तो जो है सूर्य का जो आ रहा है तेज, वो रुकेगा, तो कुछ गैसें होती हैं जो इसको पकड़ के रख लेती हैं, तो उन्हीं गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस शब्द का समयानुमान उन ग्रीन हाउस से लिया गया है, उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ठंडे ठंडे इलाके हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे इस प्रकार का ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है, कांच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है। यानी जब लघु तरंगें आएंगी सौर विकिरण की, तो कांच क्या करता है, उसको आने तो देता है, लेकिन क्या करता है, मगर बहिर्गामी यानी जाने नहीं देता है बाहर, उसके लिए अपारदर्शी हो जाता है। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोकता है। इस ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है, बाहर ठंडक रहेगी और अंदर क्या है, गर्माहट रहेगी। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाले कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं, तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कांच से क्या होता है, जो जैसे गाड़ी वाड़ी की खिड़कियाँ होती हैं, तो उन खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ तो जाएगी अंदर तक किरणें, लेकिन उसको वो गर्माहट आ जाती है, लेकिन उस गर्माहट को बाहर नहीं जाने देता है कांच। ठीक है, इसी कारण जाड़ों में बंद कमरों में खिड़कियाँ वाले वाहन बाहर की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। आगे समझ में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है आपका, कि गाड़ी में आपको अंदर गर्मी लगती है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी, इस चीज़ को याद रखें, एग्जाम में पूछता है सीधा सीधा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है कौन सी नहीं है। वर्तमान में चिंता का कारण बनी हुई ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3। कुछ अन्य गैसें हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इंपोर्टेंट हैं ये, ज़्यादा इंपोर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, है ना। आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती हैं। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव उसके सांद्रण में वृद्धि के परिणाम वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावशाली गैस है, अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है, तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। जब नीचे की साइड से ऊपर वापस सूर्य की किरणें जाएंगी, तो ये लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के रख लेते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उबरने में उतना अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण करने वाली गैस है आपकी CO2, सबसे ज़्यादा नुकसान कराती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः कैसे होता है, जीवाश्म ईंधन, तेल, गैस, कोयला जलने के कारण होता है, दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होते हैं, कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई CO2 की मात्रा बढ़ाती है। जंगलों की कटाई क्यों CO2 की मात्रा बढ़ाती है, क्योंकि जंगल क्या है, इसको अवशोषित कर लेते हैं अपने आप में, उनको सांस लेने के लिए CO2 चाहिए। और जब हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। जब CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है तो ग्लेशियर को, बर्फ को पिघलाने लगती है,
और जिसके कारण क्या होता है कि समुद्र की जो सतह होती है वो बढ़ने लगती है, यानी स्थल के तट क्षेत्र डूबने लगते हैं। तो ये आपका पूरा पूरा इफेक्ट होता है, ग्लेशियर टूटने लगते हैं। क्या हो गया ये रोटेशन, कहाँ थे हम लोग, ये तो सब रोटेशन हो गया, इधर पे थे, इधर पे देखिए रोटेशन हो गया इसका। देखिए अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों में सामंजित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। बताइए इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके दिखाया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित है, जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल रही हैं। पराबैंगनी किरणें जो आ रही हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में बदल रही हैं। O2 होती है और इसकी अणु O3 हो जाए तो ओजोन होती है आपकी खतरनाक, अगर वो क्षोभ मंडल में आ जाए। और O2 होती है ऑक्सीजन, जो O2 का वाला कण होता है ये होता है हमारे सांस लेने वाला क्षोभ मंडल में, है ना। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर रही हैं पराबैंगनी किरणें, तोड़ रही हैं उसको। अरे सॉरी, ऑक्सीजन को ओजोन में बदल रही हैं, यानी ऑक्सीजन को जोड़ जोड़ के ओजोन कर रही हैं। समताप मंडल में बहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर होता है। यहाँ पे तो होल हो जाता है ओजोन का ह्रास, तो ठीक है, पूरी बीच के बीच गायब हो जाएगी। समताप मंडल में ओजोन की सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन वहाँ से खत्म हो जाएगी तो छेद हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, ओजोन छिद्र। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है। फिर ये क्या करता है, फिर रोकता पराबैंगनी, जब छिद्र हो गया, खाली हो गया वहाँ पे, फिर पराबैंगनी किरणों को कैसे रुकेगा, तो पराबैंगनी किरणें क्षोभ मंडल में आ जाती हैं। और जब क्षोभ मंडल में आती हैं तो वहाँ की जो एरिया है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जानवरों में अंधेपन की शिकायत, हम लोगों में त्वचा कैंसर की शिकायत, इस प्रकार से बीमारियां पाई जाने लगती हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया था, उसको महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, जिसकी उद्घोषणा 1997 में की गई एवं सन 2005 में प्रभावी हुई। इस उद्घोषणा को 114 देशों के अनुमोदन से किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, इसको याद रखिए, बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा। और शुरुआत में इसमें देश कितने थे, 141, इसको याद रखेगा। इसकी उद्घोषणा की गई 1997 में और इसको लागू किया गया, प्रभावी कब हुआ, 2005 में। सब सन याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया है कि वे 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं ग्रीन हाउस गैसों में। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता है, तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को कुप्रभावित कर सकते हैं। हिमटोपियो व हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को आप्लावित कर सकता है, जिससे इससे सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी। विश्व समुदाय के लिए एक गहरी चिंता हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का ठीक है, ये क्या है अब इसमें बताया किया गया है, आगे देखिए। इसमें देख लीजिए, आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि दर्ज तापमानों के आधार पर कितना गर्म हो चुका है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई गई है। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान 2 अवधियों में हुआ, 1901 से 1944 के बीच, 1977 से 1999 तक। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ, जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिह्नित है। हो गया, ये चैप्टर आपका खत्म है। इस चैप्टर में क्या है कि जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें दी हुई हैं कि ऐसा यहाँ होता है, ऐसा वहाँ होता है, वहाँ पे आपको देखना है पूरा मैप। वैसे बड़बड़ाने से कुछ होगा नहीं, उसमें समझाने वाली कोई चीज़ थी नहीं, ठीक है। उसमें बोलेगा पूर्वी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, तो आपको मैप ही देखना पड़ेगा,
है ना। तो आप उसको देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपका ये समाप्त हो गया। आपका जो कल से चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल के बारे में है और वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।